स्टार्ट किया था चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसका नाम है परमाणु और अणु। उसमें हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि एटम क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका टॉपिक है हाउ स्मॉल इज एटम, मतलब एटम कितना छोटा होता है। हाउ स्मॉल इज एटम। एटम क्या पढ़ा था हमने? एटम आर दोज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, एटम वो सबसे छोटे से छोटा परमाणु, वो छोटे से छोटा कण होता है जिसे आप और डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कितना छोटा होता है? नॉर्मली जो हम एटम की जो रेडियस है उसे हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। कितने? 10⁻⁻⁹ मीटर को कहते हैं हम, इसे कहते हैं 1 नैनोमीटर। कितना छोटा होता है ये? 1 मीटर के आप इतने सारे टुकड़े कर दो, 3, 6, 9। 1 मीटर को इतने सारे टुकड़ों में तोड़ दो तो लास्ट में जो आपके पास टुकड़ा बचेगा वो बचेगा आपके पास 1 नैनोमीटर। तो एटम इतना छोटा होता है। अगर मिलियंस ऑफ एटम उन्हें एक साथ रख दिया जाए, एक शीट बना दी जाए, तब जाके आपका एक कागज होता है, पेपर होता है, उसकी जितना मोटा, उसकी जितना थिकनेस दे पाएगा, मोटाई दे पाएगा। ठीक है, तो सबसे जो छोटा एटम होता है वो होता है हाइड्रोजन का, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये और भी छोटा हो गया। इसे 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, -10 को, -9 के लिए नैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। इवन जो मिट्टी का एक कण होता है ना, रेत का एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो सिंगल आप उठा सकते हो, उससे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते एटम का साइज, उससे भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया होगा सबको कि एटम कितना छोटा होता है। नेक्स्ट है सिंबल्स। हम सिंबल लिखते हैं। सिंबल कैसे? मान लो मैंने कहा हाइड्रोजन, तो आप जरूरी नहीं है कि हर बार इतना बड़ा हाइड्रोजन ही लिखें। इसके लिए हमने एक सिंबल दे दिया है H। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, उसके लिए हम लिखते हैं Cl। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे Cl बना देंगे या फिर Cl बना देंगे या फिर Cl बना देंगे। तो ये तीनों के तीनों ही गलत हैं। Cl लिखने का सिर्फ एक तरीका है, ये वाला, मतलब जो आपको फर्स्ट लेटर है वो आपको ब्रॉड ही लिखना है, बड़ा ही लिखना है। ठीक है, आगे जैसे कि कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ठीक है, इसको आप Ca नहीं लिख सकते, Ca नहीं लिख सकते, या फिर C और A ये भी नहीं लिख सकते, ये लिख चुका ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारे तरीके आपके गलत हैं। पहला वाला लेटर आपको कैपिटल लेटर ही लिखना पड़ेगा, ये एक सही तरीका है लिखने का। अच्छा, मैंने जितने भी सिंबल लिखे, जिंक भी ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितने भी आप लिख सकते हो, Zn। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि जो ये सिंबल है कहीं ना कहीं इनके नेम के फर्स्ट लेटर से लिए गए हैं। यहाँ से Ca ले लिया, यहाँ से Zn ले लिया। तो आपको जो ये सारे सिंबल की एक टेबल दी हुई है, आप कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे होंगे, सब में एक टेबल दे रखी है सिंबल वाली। तो आपको उस टेबल को रटना नहीं है, उसे समझो, देखो। वैसे भी नाम एक बार पढ़ोगे तो अपने आप से ये सारे सिंबल आपको याद हो जाएंगे। लाइफ लॉन्ग ये आपके यूज होने वाले हैं, तो ये सिंबल तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है, एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे इनसे तो ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अच्छा, अब एटम है, एटम कुछ जगह घेर रहे हैं तो उनका कुछ मास भी होगा। ठीक है, क्योंकि एटम एक मैटर है, एक पदार्थ है एक तरह से। चलिए, एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, कि किसी एटम का मास ही तो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब मास को हम मेजर कैसे करें? एटम इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर हमें से उसका मास मतलब उसका द्रव्यमान कैसे निकालें? ऐसा तो नहीं कि आपने एक एटम लिया, उसे किसी तराजू पे रख दिया या किसी वेइंग मशीन पे रख दिया तो उसका वेट आ जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एटम तो होता ही बहुत छोटा है। तो उसे मेजर करने के कुछ तरीके हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि हम अपनी चीजें जो होती हैं डेली यूज की वो कैसे मेजर करते हैं।
आप जाते हो दुकानदार के पास, आप कहते हो 1 किलो दूध दे दो या 1 किलो एप्पल दे दो, तो वो क्या करेगा, पहले तराजू हुआ करते थे, ठीक है, कुछ इस तरह से दोनों तरफ होते थे, इस तरह से, ठीक है। बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा आप में से। तो हमने कहा कि हमें 1 किलो सेब दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा, यहाँ 1 किलो का वेट रखेगा और यहाँ फ्रूट्स रखेगा, 1 किलो हमें तोल के दे देगा बराबर करके। इसका मतलब जो 1 किलो फ्रूट उसने दिए, ये ऐसे ही तो उठा के नहीं दे दिए, मतलब किसी चीज के बराबर, किसी चीज से इसने रिलेशन निकाला। 2 किलो कहेंगे तो 2 रख देगा, या फिर 2 किलो का 1 रख देगा। इसका मतलब रैंडम कोई कुछ नहीं देता, हमें उसे तोलता है वो किसी और वजन के रेफरेंस में। तो अब हमें इसे कहते हैं रिलेटिव मास, कि हमें इसके रेफरेंस में निकालना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 5 किलो का सामान है मेरे पास, तो मैं कहूंगी 1 किलो से 5 गुना ज्यादा है, तो मैं कहीं ना कहीं उस 1 किलो के रेफरेंस में निकाल रही हूँ। अच्छा, पता कैसे चला ये 1 किलो ही है? सबसे पहले किसने खोजा कि 1 किलो कितना होता है? तो खोजा किसी ने नहीं था, ये एक रैंडम वेट को उठा के कह दिया गया, एक रैंडम वेट ले लिया, उसको कह दिया कि भाई ये 1 किलो है, ठीक है। अब क्या करा, सबने यही इतने ही जो रैंडम माना गया उसके हिसाब से और वजन तोल के जो होते हैं ना कि वेट बना लिए गए, उनको फिर हर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो वहीं से तब से चला आ रहा है कि 1 किलो इतना होता है, उसी के हिसाब से हम तोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म यूज हुई रिलेटिव मास। रिलेटिव मास को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वो कैसे, मान लीजिए इस दुनिया से सारे तराजू, वेइंग मशीन सब कुछ खत्म हो जाए, तो आप कैसे वजन मेजर करोगे? मान लीजिए कोई लड़की है आपकी क्लास में, आपने कह दिया कि उसका वजन है x, ठीक है। आपने देखा दूसरी वाली जो है उसके 2 गुनी भारी है, तो आप कह दोगे इसका 2x है। तो कहीं ना कहीं x वाली का वजन साथ में लेके तो मान रहे हो आप, कहोगे आप ये इससे दुगनी है। तीसरी लोगे वो और मोटी है, ठीक है, तो आप कहोगे इसका वजन 3x है। कहीं ना कहीं आप इससे कंपेयर करो कि ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है। इसका मतलब जो बीच में जो सबसे पहले जो हमने माना था वो उसे हमने मान लिया एक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। अब हम जिसका भी वजन निकाल रहे हैं वो इसी के रेफरेंस में निकाल रहे हैं कि कौन इससे हल्का है, कौन इससे भारी है, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से एटम के केस में, एटम को हम तोल तो सकते नहीं है, तो एटम के केस में हमने एक स्टैंडर्ड एटम मान लिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एटम सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को माना था कि भाई हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, उसका अज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद सारे एटम का हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाल देंगे। तो जब हाइड्रोजन का माना गया पहले, तो देखा गया कि बाकी जो एटम्स हैं, बाकी जो परमाणु हैं, उनका जो एटॉमिक मास आ रहा था वो आ रहा था एक फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मतलब पॉइंट्स में आ रहा था, तो कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद ऑक्सीजन को माना गया और लास्टली बात आके रुकी कार्बन पे। तो कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया गया था, ठीक है। अब क्या करते थे, कार्बन के रेफरेंस में ही बाकियों का निकालते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अच्छा यूनिट की और बात करी थी हमने, जैसे वजन को तोलने के लिए आप किलोग्राम का यूज करते हो, वैसे ही एटॉमिक मास की जो यूनिट मानी गई, एटॉमिक मास की जो यूनिट मानी गई वो मानी गई थी एटॉमिक मास यूनिट, AMU, AMU, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। बाद में इसे मॉडिफाई करके कर दिया गया सिंपल U, इसे कहते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। अच्छा, क्या मान लिया गया? सबसे पहले कुछ भी हो पहले हम मानते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेशन करके हम बाकी चीजों का निकालते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का मान लिया गया था। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, जिसमें से हमने कार्बन 12 को यूज किया था। तो माना गया कि मास ऑफ कार्बन 12, ये इसका आइसोटोप है कार्बन 12, इसलिए इसके ऊपर लिखते हैं C12, ठीक है। मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो माना गया वो मान लिया गया 12 AMU, ठीक है। AMU मैंने भी आपको बताया एटॉमिक मास यूनिट।
एक एटम का मास इतना मान लिया गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये कार्बन है, ठीक है, आप इसे 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो इस तरह से, ठीक है। अब इस पूरे एटम का मास आपने 12 AMU मान लिया। अगर आपको सिर्फ इतने से हिस्से का चाहिए तो आप क्या करोगे, पूरे वाले के मास को 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 टुकड़ा है इसका। तो इसका मतलब है अगर मुझे यहाँ से 1 AMU का चाहिए तो 1 AMU आप कैसे निकालोगे, 1 AMU कैसे हो जाएगा, 12 को इधर भेज दो तो 1 AMU क्या हो गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये एक एटम की बात हो रही है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आया है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसे थोड़ा सा रब करूंगी। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला आगे भी यूज करेंगे, तो इसे मैं दोबारा से लिख देती हूँ। 1 AMU इज इक्वल टू आया 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। चलिए, ठीक है। अब ये हमें U या AMU की टर्म में तो मिल गया, लेकिन हमें इसे ग्राम की टर्म्स में चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या किया, बहुत हल्का है तो ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते, तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना ये कार्बन 12 जो एटम है इनका एक ढेर, मतलब बहुत सारे कार्बन 12 एटम को एक साथ रख के उनका वजन मेजर कर लिया जाए। तो उन्होंने जितने एटम्स को एक साथ रखा वो था 6 इंटू 6.023 इंटू 22 है, यहाँ पे 3 भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं, 10⁻23 एटम्स, मतलब इतना इंटू 10⁻23, इतने सारे एटम्स को उन्होंने एक ढेर में रख दिया, ठीक है। और इस एक पूरे ढेर को कह दिया 1 मोल, ठीक है। ये फिक्स था, ये बदल नहीं सकता था। जैसे कि 1 मोल ऐसे भी हो सकता है, मतलब मैं इतने सारे बच्चों को एक साथ बैठने के लिए अगर बोल दूं कि हाँ इकट्ठे बैठ जाओ, तो मैं उन्हें इकट्ठा 1 मोल कह सकती थी। इसका मतलब है 1 मोल किसके बराबर हो गया, 6.02322 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर हो गया। अच्छा, अब ये मोल की डेफिनेशन हो गई नंबर्स के टर्म्स में। एक मोल की डेफिनेशन होती है आपकी मास की टर्म्स में, वो क्या होती है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस मतलब एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज का 1 मोल जो होगा किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा उसका एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम, ठीक है। अच्छा, कैसे, अभी हमने देखा कि जो एटॉमिक मास निकाला गया था यू की टर्म्स में, कार्बन का वो था 12 यू, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 मोल अगर हम नंबर की टर्म्स में देखें तो इतने नंबर्स के बराबर होता है। इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, साइंटिस्ट का सरनेम था जिसने इसे बनाया था, उसके नाम पे रख दिया गया था एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो 1 मोल आपका नंबर की टर्म में इसके बराबर होता है, इतने एटम्स के बराबर होता है, मतलब इतने सारे एटम एक साथ बिठा दिए तो 1 मोल बन गया, या फिर इतने सारे मॉलिक्यूल बिठा दिए तो 1 नंबर बन गया, 1 मोल बन गया। मतलब इसमें जरूरी नहीं है एटम की ही बात करें, मैंने इतने सारे पेन एक साथ रख दिए, मैं उन्हें 1 मोल कह रही हूँ, मतलब इतनी काउंटिंग होनी चाहिए, उसे हम 1 मोल कह देंगे। मास की टर्म में 1 मोल किसके बराबर था, ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करें, मैंने कहा कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 यू है, तो मैं समझ जाऊंगी, अंडरस्टूड है कि ये एक एटम की बात कर रहा है। जब हम एटम की बात करते हैं एक एटम की, तो वहां यू लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपको लिखा मिले 12 ग्राम, तो इसका मतलब है जब एवोगैड्रो नंबर, इसको Na से भी, इस नंबर को Na या फिर कहीं कहीं NO से भी
सिम्बलाइज करते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि 12U है तो मतलब एक एटम है कार्बन का, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कार्बन 12 ग्राम है तो उसका मतलब है उस 12 ग्राम को बनाने में एवोगाड्रो नंबर एक साथ जुड़े थे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे कार्बन एटम जब एक साथ मिले थे तो उनका वजन आया था 12 ग्राम। ठीक है, ये सिर्फ U को ग्राम एज इट इज नहीं कर दिया गया है। U का मतलब एक एटम और यहाँ G आ जाए उसका मतलब है वहां पर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ये छोटी सी बात अगर आपको समझ आ जाएगी तो इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस ये। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 1 मोल इतने 12 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं ये कह सकती हूँ कि कार्बन का जो 1 मोल है वो इतने नंबर के बराबर है और कार्बन का ही 1 मोल 12 ग्राम के बराबर है। ठीक है, मैं अब ये कह सकती हूँ इन दोनों टर्म से कि ये दोनों चीजें भी तो बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं 12 ग्राम। यही मैंने अभी आपको समझाया। तो इसका मतलब इतने एटम का जो वजन है वो 12 ग्राम है। यहां से मैं एक एटम का वजन निकाल सकती हूँ। एक एटम का मास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ग्राम। यूनिट जरूर लिखनी है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, अब हमने AMU पढ़ा था आपको इस टर्म्स में। अब AMU यहाँ पे U आएगा, यूनिट। ठीक है, अच्छा अब AMU का रिलेशन मैं यहां से भी निकाल सकती हूँ। तो 1 AMU कितना हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। मतलब अगर यहाँ U है तो ये एक एटम की बात कर रहा है और एक एटम का मास ग्राम में इतना होता है, तो मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ इसकी जगह 12/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना समझ आ गया। कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 1 AMU आपका कितने के बराबर आ गया 1/, मैंने अभी आपको कहा था इस नंबर को Na से भी डिनोट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर Na। तो आपके पास एक नया रिलेशन निकल के आ गया 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो इसका आंसर आएगा 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, 1 AMU को आप 1U भी लिख सकते हो, 1 AMU या फिर 1U। ठीक है, इन शॉर्ट आपके पास एक रिलेशन आ गया AMU और ग्राम के बीच में। चलिए, सबको समझ आया? एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बच्चों को थोड़ा हेक्टिक भी लगता है। चलिए रिवाइज करते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि हमने एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन को एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया था कि हम कार्बन के रेफरेंस में ही बाकी एटम का मास निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले मान लिया था जो कार्बन 12 का एटम है, जो उसका एटॉमिक मास हमने कितना मान लिया था 12 AMU मान लिया था U की टर्म्स में। ठीक है, AMU या फिर U भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके मतलब हम यहाँ से 1U का मान निकाल सकते हैं। 1U का मान निकालने के लिए हमने 1/12 इंटू कार्बन 12 एटम कर दिया था। इतना समझ आया सभी को? यहाँ तक कर लिया था हमने। उसके बाद हमने मोल को बीच में लाया, क्योंकि हमेशा क्या होता है हम जब रिएक्शन करते हैं तो हम नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में करते हैं। तो इसके लिए हमें एक कैलकुलेटिव क्वांटिटी को लाना जरूरी था। ठीक है, नंबर्स को लाना जरूरी था। तो जो 1 मोल होता है वो इतने नंबर के एटम के बराबर होता है। मतलब जब इतने सारे एटम को क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। जब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम को, इतने सारे एटम को इकट्ठा एक जगह रख दिया गया तो उसे नाम दे दिया 1 मोल का। ठीक है, दूसरा मोल की डेफिनेशन ये होगी नंबर्स की टर्म में। ठीक है, दूसरा मोल की डेफिनेशन होती है मास की टर्म्स में। हमने क्या माना था C12 एटम का जो मास माना था 12U माना था। अच्छा, अगर मैं इसे ग्राम की टर्म्स में लिखूं
तो जो 1 मोल होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें तो 1 मोल के बराबर होता है। इन शॉर्ट समझने के लिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपने 6.023 22 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम को जब एक साथ बिठाया, जब इसे 1 मोल कहा, तो आपके पास जो कार्बन 12 एटम का जो आपको एटॉमिक मास मिला वो मिला 12 ग्राम। अच्छा, एक चीज और रिवाइज करनी है कि जब 1 मोल, जैसे हमने कार्बन का 1 मोल रखा तो ये 12 ग्राम आया, ठीक है। हमने ऑक्सीजन की 1 मोल एटम को एक साथ रखा तो उसका 16 ग्राम आया, नाइट्रोजन को रखा तो 14 ग्राम आया। इसका मतलब है हर किसी एटम के जो 1 मोल एटम्स का जो वेट होता है वो अलग अलग होता है और कांस्टेंट होता है। मतलब कांस्टेंट का मतलब हमेशा 12 ग्राम ही आएगा, ऐसा नहीं किसी बार कम आ रहा है किसी बार ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये समझ आया। तो इसके बाद हमने क्या किया था, 1 मोल को हमने इतने नंबर के बराबर रख दिया था, 1 मोल को हमने इतने ग्राम के बराबर रख दिया था। जब इधर वाली दोनों चीजें बराबर हैं तो इधर वाली भी बराबर हो जाएंगी। हमें इतने सारे एटम्स के मास के बारे में पता है कि 12 ग्राम के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ से एक एटम का मास निकाला, 1/12 करके इधर उधर ले गए, ठीक है। अच्छा, 1 AMU हमारे पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी था, ये यू की टर्म्स में था, लेकिन मुझे पता है कि 1 जो ग्राम एटम जो मास ऑफ होता है कार्बन 12 एटम, उसका मुझे ग्राम में पता चल गया 1 एटम का मास। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 1 एटम का मास मैंने पुट कर दिया, तो इसके लिए मेरे को मिल गया 1 AMU होता है 1/Na, मतलब 1 AMU होता है 1/एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो 1 AMU कितने के बराबर आ गया, अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये टर्म आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स आखिर होते क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।